हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और ये जो चर्चा हो रही है, ये जो हाईकोर्ट के जज हैं, इन जज का नाम आप जान लीजिए, राम मनोहर मिश्र इनका नाम है। कई बार अपने आदेश के लिए ये चर्चा में रहे हैं, लेकिन कासगंज से जो एक मामला पहुंचा, जो निचली अदालत है, और निचली अदालत के बाद जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं होगा, इस बात का जिक्र किया कि 376 के धारा के तहत में रेप केस का जो मामला है वो दर्ज ना करें। उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से जरूर लिया जाएगा जो आरोपी है, लेकिन 376 नहीं, धारा 354 और 354 बी के तहत। 354 बी में क्या होता है? निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, और पॉक्सो अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों के सीमा से आगे नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर भी सहमति दिखाई। 17 मार्च 2025 को उन्होंने एक निर्देश दिया हाईकोर्ट के जज, और इन्होंने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, इन्होंने जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी की चर्चा खूब होने लगी। राम मनोहर नारायण मिश्र ने जो बात कही है, उस बात को पहले एक एक लाइन आराम से सुनिए। उनका कहना है कि रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण के आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और फिर वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। महिला के स्तन को पकड़ना और उसके पजामे के नाड़े को तोड़ना, खींचने की घटना को कतई भी रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता, और इन हरकतों से ये नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप के घटना के अंजाम देने के लिए ही ये ऐसा काम किया गया है। ये टिप्पणी थी हाईकोर्ट के जज का। अब ये वाला जो टिप्पणी है, ये मामला काफी तुल पकड़ा और ये सोशल मीडिया से लेकर खबरों में भी समझा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई कि हाईकोर्ट के जज ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि आरोपी जो है आकाश, उसके खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई और उसके कपड़े उतर गए। अब ऐसा कोई आरोप नहीं कि पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई पीड़िता से, ऐसा कोई भी आरोप साबित नहीं होता है। ये बात हाईकोर्ट के जज की थी। अब हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर जो कासगंज जिले के 3 आरोपी हैं उसको राहत दी थी। उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट ने सम्मन जारी किया था, उस सम्मन में बदलाव कर दिया। इस पूरे सम्मन में बदलाव करने के बाद इनकी चर्चा हो गई। एक तो टिप्पणी दिए, ऊपर से बदलाव कर दिया। अब समझते हैं ये मामला का क्या था। इस मामले को समझने के लिए आप समझिए कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र 10 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे की ये घटना है। इसमें एक महिला ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई, उसमें वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवक ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। एफआईआर में यह कहा गया है कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन को पकड़ा और पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसने पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगा। ये तीनों पर इस महिला ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें जिक्र किया। वो कहते हैं कि चीख पुकार सुनकर वहां लोग भीड़ जुट गए और जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर वहां से भाग गया। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया। निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया था, जो हाईकोर्ट ने इस सम्मन को खारिज कर दिया और उन्होंने रेप और पॉक्सो की जो धारा है उसे हटा दिया। मामले में आरोपी आकाश और अशोक को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की जो धारा है 18, इसमें मुकदमा का सामना करने के लिए हाईकोर्ट बुलाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ये धारा नहीं लगेगी।
आरोपी के खिलाफ धारा 354 बी आईपीसी जो निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला और आपराधिक बल प्रयोग, मामूली आरोप के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 जो गंभीर यौन हमला होता है, इसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा। चर्चा हो गई कि आखिर हाई कोर्ट के जज ऐसे कैसे कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा टिप्पणी को लेकर। इस मामले को लेकर राम मनोहर नारायण मिश्र की जो एकल पीठ है वो खुद ही इसमें थे। कासगंज के स्पेशल जज के जो सम्मन थे उसमें संशोधित कर दिया और नए सिरे से सम्मन जारी करने का आदेश दे दिया। इसके बाद कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि आईपीसी के धारा 354 बी और पॉक्सो अधिनियम के धारा 9 और 10 इसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि रेप की धारा के तहत दोषी नहीं माना जाएगा, लेकिन गंभीर सजा जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जज पर कार्रवाई कैसे होती है ये बताते हैं, लेकिन ये क्यों बताते हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने के बाद 21 मार्च को उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके कुछ घंटे बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कैश मिलने और उनके तबादले का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्मा के घर आग और कैश की सूचना गलत है, अफवाहें फैलाई जा रही है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सीजीआई संजीव खन्ना को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी और इसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा और जांच भी होगी। अब दरअसल होली के छुट्टियों के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग गई थी और उस वक्त वे घर पर नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी तो टीम जब आग बुझाने गई तब उन्हें कैश मिला, वो भी कैश 15 करोड़। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध कर रहा है कि उन्हें नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या हम कूड़ादान हैं कि जब मन करे जहां मन करे फेंक दो उठा के। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी और ये जांच जस्टिस वर्मा के घर पर मिली नकदी को लेकर है, कैश को लेकर। बार एंड बेंच ने जो जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भी रिपोर्ट मांगी है, इनसे भी रिपोर्ट मांगी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी और उसके बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद हुआ और इससे न्यायपालिका में हड़कंप मच गया। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई जो संजीव खन्ना है उनके नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लेना पड़ा और इस घटनाक्रम ने न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी। अब हलचल मची तो कई सारी बातें सामने आई। अब ये भी बात है कि जब आग लगी तो उस समय जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे और उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इसके बाद इस मामले के आधिकारिक एंट्री हो गई और जांच होने लगी। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंची और अंततः सीजीआई को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही सीजीआई जो संजीव खन्ना है उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई कि कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। जज वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद भेज दिया। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई और कहा कि यदि केवल ट्रांसफर कर दिया जाता तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और न्याय व्यवस्था के से जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। यदि वे इनकार करते हैं तो संसद के माध्यम से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसे महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट। तो फिर ये जो इन हाउस जांच क्या होती है? संविधान के अनुसार किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस प्रक्रिया तैयार की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत सीजीआई पहले संबंधित जजों से स्पष्टीकरण मांगते हैं, जवाब मांगते हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता तो मामले की जांच गहनता से की जाती है। तो सीजीआई कोर्ट के एक जज और 2 अन्य जजों के मुख्य न्यायाधीश, जो दोनों हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को इन हाउस जांच समिति गठन करने के बाद कहते हैं, और ये हाउस जांच समिति बनती है। अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा की कि कौन है। जज जस्टिस वर्मा का जन्म 1969 में हुआ और उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री पूरी की। 1992 में एक वकील के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और एक वकील के रूप में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए विशेष वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मुख्य स्थानीय वकील के रूप में काम किया। 2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और अक्टूबर 2014 में उन्हें हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फरवरी 2016 में उन्हें अस्थायी न्यायाधीश यानी जज बना दिया गया। बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट भी ट्रांसफर किया। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने पदभार संभाला और अभी समझिए कि 3 साल भी नहीं हुए, 3 साल तो हो गए, 3 साल 4 साल पूरे नहीं हुए, 3 साढ़े 3 साल के करीब में, तो उनका ट्रांसफर अभी कैश कांड में जैसे ही नाम आया तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। लेकिन सवाल जो एक बना हुआ है कि आखिर अगर जज के यहाँ कैश कांड न हुआ, एक आम आदमी के यहाँ अगर 15 लाख भी मिल जाए तो फिर उस पर ईडी सीबीआई सब जांच में भिड़ जाती है, और जज के यहाँ अगर 15 करोड़ कैश मिला, अगर जज पे आरोप भी लगाया जा रहा है तो कैश आखिर 15 करोड़ रुपए थे किसके, कहां से आई ये 15 करोड़ और किसने दिए 15 करोड़, किस वजह से 15 करोड़ रुपए कैश जज के घरों में मिले, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसी सवाल को लेकर, इसी जांच को लेकर कमेटी की भी जरूरी होती है और इस वजह से यहाँ कमेटी भी गठित किया गया है। अब ये जांच में पता चलेगा कि कैश कांड में कैश कहां से आए। फिलहाल अगर इस पर कुछ जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।